नमस्कार। इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल साहब, उपाध्यक्ष श्री विजय लाल जी साहब, मंत्री श्री वरुण जी मंगल एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों का जिन्होंने आज इस प्रथम वेबिनार पर मुझे आमंत्रित किया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार और उनका आभार व्यक्त करता हूं। सभी लोगों से जुड़ने का ये एक प्लेटफॉर्म जो मुझे दिया है इस तिलहन संघ ने, मुझे ऐसा लगा, व्यस्तता काफ़ी थी पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने जो व्यूज़ हैं, मेरे जो विचार हैं, आप लोगों से मैं अपने विचारों के साथ आपसे रूबरू होना चाहता हूं। और ये जो एक मानसिकता बन गई है कि हमारा क्या होगा और अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। हम असहाय महसूस करते हैं एट टाइम्स, पर मैं ये चाहता हूँ कि अपन एक नकारात्मक सोच छोड़कर एक सकारात्मक रास्ता अपन अख्तियार करें, तो आप और हम मिलकर इस महामारी से हम लड़ सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जब ये कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई तो मरीज धीरे धीरे उससे उभरना चालू हुए ही थे कि एक और अपघात आ पड़ा, और वो है ब्लैक फंगस का। ब्लैक फंगस ने इस कदर हमारे दिलो दिमाग पर चोट करी है कि परिवार के परिवार इससे संक्रमित हुए। और मैं आप लोगों के सामने आज कुछ तथ्य और कुछ समझाइश और कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि आप चिंतित नहीं हो, और आपके जो भी सवाल और जो प्रश्न होंगे उनका मैं उचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा मेरी क्षमताओं के अनुरूप। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस क्या होती है। म्यूकरमाइकोसिस, कभी कभी हम जायगोमाइकोसिस बोलते हैं। ये म्यूकर एक फंगस है, एक मोल्ड है जो आम वातावरण में रहता है, हर नाक में रहता है, डस्ट में रहता है, हर जगह रहता है, और ये हमारे हमेशा संपर्क में रहता है। बस चीज़ यही है कि इसका हमला जब होता है कि जब हमारा शरीर की हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ये जब इसका संक्रमण जब होता है जब मनुष्य, कोई भी स्त्री पुरुष बच्चे इसके कांटेक्ट में आते हैं। और अमूमन ये जो इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन प्रतिरोधक क्षमता, जैसे मैंने कहा, ह्यूमन इम्यून सिस्टम कम होने से ये हम पर हमला करता है। अब टाइप्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, अभी सब लोगों को बस एक ही वो है, अंदेशा है कि ये साइनस, ब्रेन, आंख में होता है। ऐसा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं कहीं और भी होता है। इसके 5 प्रकार होते हैं म्यूकरमाइकोसिस के। एक तो ये होता है राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। रायना मतलब नोज, सेरिब्रल मतलब ब्रेन, तो नाक और ब्रेन का म्यूकरमाइकोसिस एक ये होता है। ये अमूमन उन लोगों में होता है जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या जिनका गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है, ये अमूमन उनमें देखा जाता है। दूसरा होता है लंग म्यूकरमाइकोसिस। ये अमूमन उन पेशेंट में देखा जाता है जिनको लंग कैंसर होता है। तीसरा होता है ये जो बच्चों में कई बार देखा जाता है, जो प्री मैच्योर बच्चे हैं या छोटे बचपन में जिनके ऑपरेशन हुए हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस, जिनको लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स बच्चों में दी गई है, तो उनको होता है। चौथा है चमड़ी का म्यूकरमाइकोसिस। जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और आपको कष्ट लगते हैं, और जब आप म्यूकर के संपर्क में आते हैं, तब ये चमड़ी में होता है। आपने देखा होगा काला कालापन चमड़ी पे आता है, ये स्किन म्यूकरमाइकोसिस है। और 5वां होता है डिसेमिनेटेड, मतलब ये नाक से चालू हुआ और ये शरीर में कहीं भी फैल गया। तो इस तरह हमने इसको 5 फ्रैक्चर्स में कैटेगराइज किया हुआ है। अब हम इंपॉर्टेंटली आते हैं साइनस और ब्रेन के म्यूकरमाइकोसिस पर। अब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है। बहुत सारे पेशेंट्स अभी बहुत भयभीत और दहशत में आ गए हैं, और वो आके बस पूछता है हमको ब्लैक फंगस तो नहीं। तो आपको ये समझना होगा कि साइनस और ब्रेन में, जो दिमाग में जो म्यूकरमाइकोसिस है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आपको चेहरे पे आपको सूजन लगे, आपको नमनेस हो, भारीपन लगे, कुछ ऐसा फीलिंग आए जो नॉर्मल नहीं हो, चेहरे पे सूजन आए, आपकी नाक बंद हो, आपको नाक से खून या एक काले रंग का रिसाव हो, या आपको छींके ज़रूरत से ज़्यादा आए, आँख में लालपन हो, आँख में पीछे से प्रेशर पड़े, आपको कई बार कम दिखता है, धुंधला दिखता है, या आपको डबल विजन आता है, दो दिखते हैं, डिप्लोपिया बोलते हैं हमारी मेडिकल भाषा में, बुखार आए और सिर दर्द हो, ये सारे सिम्टम्स और साइन
नॉर्मली हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये साइनस से होगा, ये इससे होगा, और हम इसमें समय व्यतीत कर देते हैं और हम डॉक्टर की सलाह नहीं लेते। ऐसा कदापि ना करें। जब भी आपको जो जो मैंने बताया, चेहरे पे नमनेस, चेहरे पे सूजन, आंख में लालपन, कम दिखना, धुंधला दिखना, बुखार, सिर दर्द, ऐसा कोई भी, नाक में काला, नाक से काला काला रिसाव और नाक से सांस लेने में तकलीफ होना, अगर इस तरह की चीजें आपको हो रही है तो कृपया इमीडिएटली डॉक्टर के संपर्क में आए, उनसे संपर्क करें और समुचित जांच और इलाज, इसमें कोई भी कोताही ना बरतें। दूसरा, अगर हम लंग म्यूकरमाइकोसिस पे आए तो कई बार इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोविड-19 जो है वो भी हमारे फेफड़ों पर असर करता है और म्यूकरमाइकोसिस भी अगर लंग्स पे आ जाए तो इसको समुचित रूप से इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमको कैसे मालूम पड़े कि ये म्यूकर है लंग का कि ये कोविड का फंक्शन है? जब कोविड का पेशेंट रिकवरी फेज में आ रहा है और फिर से उसको तकलीफ चालू हो जाए, क्या तकलीफ होगी? उसकी सांस भरेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, बुखार आएगा, चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, कफ में खून आएगा। अगर वो फिर से डिटीरियोरेशन होता है उस पेशेंट का, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये इसमें कोविड के अलावा भी कोई इन्फेक्शन है और फिर समुचित जांच, सीटी स्कैन वगैरह आपको कराना पड़ेगा। जो बच्चों में जो ये होता है म्यूकरमाइकोसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसका अनुभव मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो चमड़ी का म्यूकरमाइकोसिस होता है वो फिर ये होता है कि जब आपको कट्स लगते हैं चमड़ी के ऊपर और आप म्यूकर के कांटेक्ट में आते हैं। कैसे कांटेक्ट में आते हैं आप कोई बिल्डिंग है जहाँ नमी है या वातावरण है या गीली मिट्टी है या ऐसा कोई भी इन्फेक्टेड सरफेस है। फंगस कहाँ होती है? नमी में। और आपकी कट स्किन अगर उस नमी में कांटेक्ट में आती है और आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम है तो निश्चित रूप से इस संक्रमण से हम संक्रमित होंगे। और डिसएबिलिटेड म्यूकरमाइकोसिस जो होता है वो नाक से हुआ, साइनस में गया, साइनस से फिर वो आंख में, आंख से फिर वो सिर में जाता है, नॉर्मली कैवर्नस साइनस में जाता है, फ्रंटल लोब्स में जाता है और ये बड़ी स्थिति विकट हो जाती है और ये गंभीर से गंभीरतम परिणाम में परिणति इसकी होती है। तो ये सब चीजें मैंने आपको समझाई, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसके इन्वेस्टिगेशंस की। ये देखने में आया है और मैंने काफ़ी देखा है कि शुरू में जब म्यूकरमाइकोसिस आया था तो पेशेंट्स को, जितने भी मरीज हैं, उनको यही समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तो म्यूकरमाइकोसिस आने, ब्लैक फंगस आने से मरीज के हमारे क्लिनिक पहुंचने तक का जो समय ज़ाया हुआ उसमें ये फंगस बहुत सीवियर हो गई थी। तो इसलिए हमें होता क्या है कि आपको जब समझ में आता है कि कुछ हो रहा है और आप ये तय करते हैं कि आपको चिकित्सक का परामर्श लेना है, ये जो समय है इसको ज़ाया ना करें। जब आपको लगता है कि कुछ चीज़ नॉर्मल से अलग हो रही है तो आपको तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना है। आप नाक कान गला चिकित्सक के पास जा सकते हैं, आप आपके फैमिली फिजिशियन के पास जा सकते हैं, आप न्यूरोसर्जन के पास जा सकते हैं, आप आंखों के डॉक्टर के पास जा सकते हैं और आप दंत चिकित्सक के पास भी जा सकते हैं। आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। ये जो बीमारी है ये एक सामंजस्य चिकित्सकों के बीच में होता है, उसके साथ चलती है आगे। कोई भी एक चिकित्सक इसका ट्रीटमेंट नहीं करता, ये हम लोगों का आपसी सामंजस्य है। तो कृपया करके आपको ऐसा कोई भी सिम्टम आए तो वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि इस बीमारी में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है वक्त। जिसने वक्त पे इलाज लिया उसको ठीक होना ही है। इस नकारात्मक सोच से आप बचें कि ये बीमारी आई तो हमारा कुछ नहीं होगा। असहाय हम महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास इसके आर्मामेंटेरियम्स नहीं है, जैसे कि जैसे एंटी फंगल ड्रग्स। अब मैं आपको एक नाक कान गला चिकित्सक होने के नाते मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे अप्रोच करते हैं। जब भी आप हमारे पास आए, पहला सिम्टम नाक से ही अमूमन आता है। नाक बंद होना, ब्लीडिंग होना, नाक से सांस लेने में तकलीफ होना, सिर दर्द होना और धुंधला दिखना, ये सब नाक के रास्ते से होता है। तो जैसे ही आप हमारे पास आते हैं हम नाक को ओपीडी में देखते हैं, हमारे आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में देखते हैं और अगर हमको ऐसा कुछ भी शंका आती है कि अंदर क्रस्ट है, डिस्चार्ज है, खून का थक्का जमा है या काला काला कुछ हमको अगर डेब्री दिख रहा है तो हम इमीडिएटली दो जांचें बोलते हैं। एक नाक की दूरबीन द्वारा जांच और दूसरा MRI साइनस, ब्रेन और ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब आंख, ब्रेन मतलब मगज।
तो इन तीनों का कभी कभी जरूरत पड़ने पर इमीडिएट देखना हो तो सीटी स्कैन भी हम करते हैं। दूरबीन से जांच करने में जब दूरबीन हम नाक में डाल के देखते हैं तो अगर हमको कुछ काला पदार्थ दिखता है जो कि बहुत ही कड़क है और जो आसानी से निकल नहीं रहा है, तो हमको एकदम से शंका होती है कि ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो सकता है। मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, इसको ब्लैक फंगस क्यों बोलते हैं। ये ब्लैक फंगस इसलिए नहीं बोलते कि ब्लैक है ये, इस फंगस का सबसे खराब जो एक स्प्रेड होने का, जो फैलने का तरीका वो ये है एंजियो इन्वेजन। मतलब ये फंगस सीधे खून की नस के ऊपर हमला करता है और खून की नस के सहारे ये फैलता है और उसी के सहारे ये आंख और मगज में जाता है। इसीलिए जहां तक खून जाएगा वहां तक का टिश्यू अच्छा रहता है। जैसे ही इसने खून की नस को ब्लॉक किया तो आगे जब रक्त का प्रवाह ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो वो टिश्यू काला पड़ जाता है। नेक्रोस टिश्यू होता है वो चूंकि काला पड़ जाता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस हुआ है, जो मेरी जानकारी में है। अब जब हमने दूरबीन की जांच करी, हमको लगा कि इसमें कुछ काला पदार्थ दिख रहा है, तो हम उसको निकाल के उसको बायोप्सी के लिए हम भेजते हैं, या हम उसका स्मीयर लेके KOS स्टेनिंग होता है वो करते हैं। उसमें अगर फंगल हाइफी या म्यूकर आ जाता है तो फिर इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब ट्रीटमेंट वो अपन बाद में बात करेंगे। अब ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, जैसा कि मैंने बताया, ये इन्वेस्टिगेशन, एक तो ये इन्वेस्टिगेशन हुआ जो मैंने CT स्कैन MRI का बोला। MRI में हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये सिर्फ साइनसेस में है, नाक में है, साइनस में है, आंख में जा रहा है या ये मगज में जा रहा है। अगर ये आंख में जा रहा है तो हमें एक नेत्र रोग विशेषज्ञ की भी आवश्यकता पड़ती है, न्यूरो सर्जन की भी आवश्यकता पड़ती है। कई बार ये मैक्सिलरी साइनस, जो हमारे गाल के साइनस होते हैं, इसमें आता है, फिर नीचे तालू में चला जाता है, तो हमें फेशियो मैक्सिलरी सर्जन, ताकि दंत चिकित्सक, उनकी भी हमको जरूरत लेना पड़ती है। इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है कि सिर्फ सर्जरी कर दिए और ये ठीक हो जाएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट बाय ENT सर्जन्स, ट्रीटमेंट बाय डेंटल सर्जन्स एंड ट्रीटमेंट बाय ऑफ्थेल्मिक सर्जन्स, मतलब नेत्र चिकित्सक, कान नाक गला रोग चिकित्सक और दंत चिकित्सक। सर्जरी करके हमको इसको डिब्राइड करना पड़ता है। डिब्राइडमेंट मतलब जितना भी टिश्यू है, जितना भी नेक्रोस्ड टिश्यू है, उसको हमको निकालना पड़ता है। हमको ये देखना पड़ता है कि कोई भी फंगस से संक्रमित टिश्यू नाक, साइनस, आंख या इसके आसपास नहीं रहे। अगर वो रहेगा तो यकीन मानिए ये बीमारी दोबारा से आएगी और खतरनाक रूप से वापस आएगी। अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये आंख में जा रही है और अगर आंख की मांसपेशियों को जकड़ लिया है इसने और पेशेंट को दिखना बंद हो गया है और आंख बाहर आ गई है और आंख सूज गई है, तो इंट्रा नेजल ऑर्बिटल क्लियरेंस भी हमको करना पड़ता है, मतलब हमको आंख निकालनी पड़ती है। अगर ये तालू में आ गया है तो तालू में आने के बाद तालू का कुछ पोर्शन भी निकालना पड़ता है। अभी एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में शायद एक पेशेंट का फ्रंटल लोब ब्रेन का वो भी निकालना पड़ा था। तो ऐसा है कि इसीलिए पेशेंट को सिम्टम आना, पेशेंट का चिकित्सक के पास पहुंचना, चिकित्सक का इन्वेस्टिगेशन निदान करके उसको चिकित्सीय परामर्श देके उसको ऑपरेशन करना, ये पूरी एक साइकिल जितनी जल्दी हो सके उतना मरीज के हित में है। किसी भी स्टेप पे अगर देरी होती है तो परिणाम दुष्परिणाम में होने में बहुत देर नहीं लगती। अब एक प्रश्न अमूमन हमसे पूछा जाता है कि कोविड में ब्लैक फंगस का क्या रोल है। अब ये मैं अभी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि उस प्रश्न में मैं ये जवाब दे दूंगा। मैं ये किस तरह से इसकी रोकथाम की जाती है, मैं ये सोचता हूँ कि ये सब प्रश्न आएंगे तो हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या कोविड जैसा ब्लैक फंगस भी कंटेजियस है क्या। कंटेजियस मतलब संक्रमण फैलने वाला, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैलने वाला। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक भ्रांति है और कृपा करके इस भ्रांति को अपने दिमाग और दिल से निकाल देंगे। धन्यवाद।